नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ ऋतु। चलिए आपको सीधे लिए चलते लखनऊ, जहां पर आवास योजना कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना की सौगात की एक किस्त आप सबको उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें भी पैसा आपके पास अब नगद हस्तांतरण नहीं हो, ये पैसा सीधे आपके अकाउंट में जाता है, बैंक अकाउंट में जाता है। और मैं आप सबको इस बारे में एक बात फिर से कह सकता हूं, पूरे प्रदेश वासियों से मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना या शासन की कोई भी योजना, किसी भी मीडिएटर को बीच में मत आने दीजिए। लाभार्थी के चयन के लिए ये किसी कर्मचारी, किसी अधिकारी, किसी अन्य सड़क छाप व्यक्ति को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह किसी का चयन करे। और शासन की व्यवस्था बहुत पारदर्शी तरीके से चली आ रही है। और खासतौर पर जो मिडिलमैन बीच में आ जाते थे, दलाल आ जाते थे, एजेंट आ जाते थे, उनके चक्कर में कभी पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जाइए, संबंधित विभाग के कार्यालय में जाइए, वहां पर जाकर के उन योजनाओं की जानकारी लीजिए, किन किन योजनाओं से आप लाभान्वित हो सकते हैं, उन योजनाओं के तहत आवेदन करिए और योजना का लाभ स्वयं ही आपके घर तक पहुंच जाएगा। इसके लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं, और स्वतःस्फूर्त भाव के साथ आपके पास योजना आएगी। क्योंकि जब योजना बनती है, योजना बनने के बाद जब उन योजनाओं को लागू किया जाता है, आज कितनी योजनाएं बनाई गई है। बेटी पैदा होने के साथ ही स्नातक तक की पढ़ाई वह कर सके, वहां पे तो फ्री में व्यवस्था है ही। सरकारी स्कूलों में बेटी के बेसिक एजुकेशन में यानी प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश के साथ ही उसके लिए धनराशि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के साथ हम उसके अकाउंट में पैसा भेज दे रहे हैं। यूनिफॉर्म फ्री में दे रहे हैं, बैग दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, स्वेटर दे रहे हैं, जूते मोजे उपलब्ध करवा रहे हैं, ये सभी चीजें उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। और बेटी अगर शादी योग्य हो गई है, दहेज के भाव में शादी नहीं हो पा रही है, तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना के माध्यम से भी बेटी की शादी में सरकार स्वयं कन्यादान करने के लिए खड़ी हो जाती है। और उस अभियान के साथ जोड़ने के लिए आज ये डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। और उस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए युवाओं के लिए ढेर सारी योजनाएं चल रही है। कोरोना कालखंड में मैं देख रहा था, हमारा बहुत सारा युवा कोचिंग के लिए बाहर जाता था, आज उसको कोचिंग के लिए बाहर नहीं जाना। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रदेश के अंदर है। और मुझे अभी मैं देख रहा था, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परिणाम आए हैं। लोक सेवा आयोग के परिणाम में मैं देख रहा था कि 43 बच्चे उस कोचिंग में, जिन्होंने उस कोचिंग का लाभ लिया था, उनका ही सिलेक्शन हुआ। यानी काफी अच्छी योजनाएं चल रही हैं। तमाम अन्य योजनाओं में भी शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हम 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करा रहे हैं। महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र में महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से ढेर सारे अवसर आर्थिक स्वावलंबन के आगे बढ़ सकते हैं। हमें तो हम आपको लखनऊ से तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहीं सीएम योगी आज एक दिन के सोनभद्र दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। एक दिन के गौरव जनजातीय कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे और सीधे तौर पर सम्मिलित होंगे। सीएम योगी आज एक दिन के सोनभद्र दौरे पर पहुंच रहे हैं और इस दौरान गौरव दिवस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, जिसमें तमाम जो कार्यक्रम में पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और ऐसे में आपको पूरे कार्यक्रम की जानकारी मैं आपको देते हुए, जहां पर गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे। दोपहर 1 बजे आपको समय बता दें जब जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम शुरू होगा, और इस पूरे कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रियम जुड़ गए। प्रियम, जिस तरह से ये पूरा सोनभद्र का दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, आज दोपहर 1 बजे करीब वहां पहुंचेंगे और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, क्या कुछ जानकारी जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल ऋतु, देखिए आज पूरे देश के अंदर जनजाति गौरव दिवस जो है वो मनाया जा रहा है और उसी के चलते आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब से मैच कुछ देर बाद वो लखनऊ एयरपोर्ट से वाराणसी बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और वहां से फिर वो 1 बजे के करीब जो है वो सोनभद्र पहुंच के वो जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है कार्यक्रम में वो रहेंगे। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर पिछले साल से केंद्र सरकार ने देश के अंदर जो है वो जनजाति गौरव, पिछले साल भी जो था भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जो जयंती थी उसको जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया गया था और ठीक उसी तरीके से आज भी जब उनकी जयंती है 15 नवंबर को, तो उसको जनजाति गौरव दिवस के रूप में सरकार जो है वो मना रही है। उसी के चलते आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और साफ तौर पर उद्देश्य है कि जनजाति समुदाय के लोगों का जिस तरीके से देश की उन्नति में, देश के अंदर जो योगदान रहा है उसको याद किया जा सके, जिस तरीके से उनकी भूमिका रही है, भगवान बिरसा मुंडा का जिस तरीके से योगदान रहा, देश की आजादी में जनजाति समुदाय के लोगों का जिस तरीके से योगदान रहा, तो उसको याद किया जाए और वो आयोजित किया गया है जिसमें अन्य राज्यों में आती हैं, तो कहीं ना कहीं उस समुदाय को अपने साथ में लेने के लिए, समुदाय को साथ में जोड़कर चलने के लिए 2024 के इलेक्शन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। तो उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कह सकते जगह जगह पे कार्यक्रम जो है वो रखे गए हैं, सरकार की तरफ से कार्यक्रम जो है वो रखे गए हैं और उसी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। अपने मैच कुछ देर बाद वो लखनऊ से मौसी एयरपोर्ट से लखनऊ के वो बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी के लिए रवाना होंगे और वहां से फिर वो 12:45 पर करीब जो है वो सोनभद्र पहुंचेंगे। वहां से वहां तकरीबन 2:30 बजे तक यानी कि 1.5 घंटे तक मुख्यमंत्री सोनभद्र में रहेंगे और जनजाति समुदाय कार्यक्रम जो रखा गया है गौरव जनजातीय गौरव सम्मान कार्यक्रम, तो उसमें वो जो है प्रतिभाग करते हुए नजर आएंगे। वहां पे जो पूरा व्यवस्थाएं की गई हैं, जिस तरीके से वहां पे पूरा मंच सजाया गया है, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे, उनका संबोधन होगा। संबोधन में देखना होगा क्या कुछ बातें उनकी रहती हैं और आज का ये कार्यक्रम रहने वाला है। उसके बाद में वो वहां से जो है फिर रवाना होंगे। बिल्कुल प्रियम, और आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर इस कार्यक्रम में जनजातीय गौरव दिवस आज मनाया जाएगा, उसका बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखा गया है, तो क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सीएम प्रोटोकॉल जिस तरीके से सुरक्षा का है उसकी पूरी व्यवस्था वहां पर की गई है। बड़ी संख्या में चूंकि लोग उस कार्यक्रम में शामिल होंगे, कई अन्य गणमान्य जो है वो भी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम जो है किए गए हैं। कई लेयर में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो रखी गई है। कार्यक्रम स्थल पर कई थानों की फोर्स, कई कंपनियां पीएससी की जो है वो तैनात की गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहे और कहीं पर भी कोई गड़बड़ी या अराजकता तो जो है वो ना पनपने को पाए। तो इस तरीके की पूरी व्यवस्थाएं रखी गई हैं। पूरा कार्यक्रम जो है वो सुचारू रूप से हो सके, जिला प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी की गई हैं और जिला प्रशासन के को जो निर्देश मिले थे शासन की तरफ से कार्यक्रम की तैयारी को लेकर उसको भी उनकी तरफ से पूरा किया गया है। बिल्कुल प्रियम, और ये भी जानना चाहूंगी कि आखिर आज इस कार्यक्रम के दौरान और कौन कौन से विशिष्ट अतिथि मौजूद रहने वाले हैं? देखिए, आज इस कार्यक्रम के दौरान जब सीएम योगी आदित्यनाथ सोनभद्र में होंगे तो सोनभद्र के जो जनप्रतिनिधि हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। सरकार में जो मंत्री हैं वो वहां पर पहुंच सकते हैं। वहां के जो अन्य गणमान्य हैं वो उसमें शामिल होंगे। शासन के आला अधिकारी जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा वहां के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रियम, क्या इसे जनजातीय समीकरणों को साधने के लिए किया गया एक हथकंडा माना जाए? देखिए, हथकंडा शब्द कहना शायद उचित नहीं होगा, लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है कि जनजाति समुदाय के लोगों को साथ में लेकर चलने का पूरा प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का, ताकि आने वाले समय में जो इलेक्शन है उसका उनको फायदा मिल सके। और कहीं ना कहीं पार्टी अगर आप देखें तो सभी समुदाय को साथ में लेकर चलने का प्रयास कर रही है, चाहे वो किसी भी वर्ग के समुदाय की आप बात करें। तो पूरा प्रयास है कि जो जितने, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता हैं जो कई अहम सीटें ऐसी हैं, लोकसभा की भी ऐसी सीटें हैं जहां पर जनजाति समुदाय के जो लोग हैं वो अपनी निर्णायक भूमिका निभाते हैं, तो ऐसे में उनका साथ में होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए अगर कहें तो
इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सरकार इस बात को बताना चाहती है कि वो सभी को साथ में लेकर चल रही है। अगर आप देखें तो खुद राष्ट्रपति जो है वो जनजाति समुदाय से आती हैं, आज वो भी झारखंड में इस जनजाति गौरव सम्मान कार्यक्रम में जो है वो शामिल होने के लिए पहुंच रही है वहां पर। तो सभी जगहों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक उद्देश्य है कि जो जनजातीय समुदाय के जो मतदाता हैं उनको साथ में लाया जा सके और उनको इस बात का एहसास दिलाया जा सके कि सरकार सबको साथ में लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए हर समुदाय का, चाहे पिछड़े हो अगड़े हो, सभी को साथ में लेकर चलने का प्रयास कर रही है और इसीलिए उनके जो भी जो उनके सिद्ध पुरुष रहे हैं, जो भी उनके जो है प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनको सरकार जो है वो याद कर रही है। उनको बाकायदा स्मृति दिवस के रूप में, उनको एक विशेष दिवस के रूप में उनके जन्मोत्सव को जो है मनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसके जरिए यही मैसेज देने का प्रयास है कि सरकार सबको साथ में लेकर चल रही है और इसके जरिए जनजातीय समुदाय के जो लोग हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने का सरकार का लक्ष्य है। बिल्कुल प्रियम, और अगर मैं कनेक्ट करना चाहूँ, अगर मैं सही कनेक्ट कर पा रही हूँ तो क्या ईडब्ल्यूएस जो कि आरक्षण लाया गया था अभी सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण सरकार ने किया था और उसको अब सुप्रीम कोर्ट ने भी पास कर दिया है, तो ऐसे में अब एक बार फिर से जनजातीय समाज को भी साधने का प्रयास बीजेपी सरकार का है, तो ऐसे में क्या दोनों ही वर्गों को और दोनों ही तबकों को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है? ऋतु देखिए, अगर चुनाव जीतना है, लोकसभा का चुनाव जीतना है तो वो किसी आप एक विशेष वर्ग को लेकर आप नहीं जीत सकते। आपको सभी वर्गों को साथ में लेकर चलना होगा, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो अति पिछड़ा वर्ग हो, जनजाति समुदाय हो, सामान्य समुदाय हो या अन्य जो समुदाय है, इन सबको साथ में लेकर चलना होगा। जो कि बड़ी संख्या में अलग अलग जगह पे मतदाता है और सबका जब साथ नहीं मिलेगा तो पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि फिर जीत को जो है पाना काफी मुश्किल होगा और इस बात को पार्टी बखूबी समझती है। इसीलिए केवल कह सकते हैं कि ये नहीं कि सामान्य वर्ग के आरक्षण को लेकर साथ में चले, पिछड़े वर्ग का आरक्षण हो, सामान्य वर्ग के लिए जो है करना हो या फिर आप देखिए जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए करना, तो सबको साथ में लेकर चलने का सरकार का पूरा प्रयास है कि सबको साथ में लेकर चला जाए और सभी वर्गों में अपनी पैठ जो है वो रखी जाए, अपने जो कह सकते हैं कि अपनी पकड़ जो है वो रखी जाए और इसीलिए अगर आप देखें तो सभी तरीके के कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे हैं, सभी वर्गों के लिए कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे हैं ताकि उसका एक बेहतरीन परिणाम जो है वो जब चुनाव हो तो उसमें देखने को मिले, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बने, जो लोग हैं जो अलग अलग वर्ग से आते हैं वो उनके साथ में जुड़ सके। इसको लेकर जो है कह सकते हैं कि सभी समुदाय के लिए सरकार का पूरा फोकस है और सभी को साथ में लेकर सरकार चलने का भारतीय जनता पार्टी जो है वो लेकर चलने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल प्रियम, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए प्रियम। वही भाजपा आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मैनपुरी में होने वाले उपचुनाव में आज बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। मैनपुरी, खतौली और रामपुर सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर मैनपुरी उपचुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख 17 और 18 नवंबर को रामपुर में उपचुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है और ऐसे में आपको बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मैनपुरी सीट से सपा के दिवंगत नेता मुलायम सिंह थे और अब भाजपा के प्रेम सिंह शाक्य को बड़े अंतर से हराया जाएगा और इस बार सपा ने डिंपल यादव को मैदान में उतार दिया है। सीधे तौर पर जिम्मेदारी अब डिंपल यादव के कंधों पर। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पूरे जो उपचुनाव के मैदान में एक से एक प्रत्याशी है, लेकिन इस वक्त सपा की तरफ से डिंपल यादव प्रत्याशी घोषित की गई है और आपको बता दें कि अब भाजपा भी उम्मीदवारों की लिस्ट साझा कर सकती है और साथ ही साथ बताते चले कि 17 और 18 नवंबर को जो कि आखिरी दिन रखा गया है नामांकन का, और नामांकन के आखिरी दिन में सभी जो प्रत्याशी है वो आखिरी बार नामांकन दाखिल कर सकते हैं। और बता दें कि साल 2019 के अगर हम आंकड़े बताएं तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बेहद ही बड़ी जीत हुई थी और उन्होंने हराया था बीजेपी के प्रेम सिंह शाक्य को, बड़े अंतर से हराया था और ऐसा माना जाता है कि मैनपुरी गढ़ है सपा का और सपा को मैनपुरी में हराना बेहद दिलचस्प, क्योंकि बीजेपी ने पुरजोर कोशिश कर ली है और कमर कस ली है इस चुनाव के लिए। अब उपचुनाव के नतीजे क्या कुछ होंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि मैनपुरी में के अंतर्गत 5 विधानसभा सीट आती है। 5 विधानसभा सीटों के लिए अब सीधे तौर पर जिम्मेदारी दी गई है सपा की तरफ से डिंपल यादव को, जो कि खुद अखिलेश यादव की पत्नी है और मुलायम सिंह यादव की
पुत्र वधू है। और ऐसे में आपको बता दें कि अब ये क्या समीकरण साधती हैं, क्या कुछ सिंपैथी वोट भी उनको मिलते हैं, और क्या सपा की फिर से जीत हो पाती है, या फिर एंटी इनकम्बेंसी इस पूरे माहौल को अपने कब्जे में ले लेता है और बीजेपी जीत का परचम लहराती है। ये देखना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि सीधे तौर पर जो टक्कर है वो सपा और बीजेपी के बीच में इस वक्त 5 विधानसभा इसके अंतर्गत आता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश जुड़ गए। मुकेश, जिस तरह से अब बीजेपी ने अपनी जो जिताऊ कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो एक बना ली है और अब वो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकते हैं। बता दें, मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी डिम्पल यादव ने जहां कल नामांकन दाखिल किया है, उसके बाद से अन्य राजनीतिक दलों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी शाक्य जो उनके प्रत्याशी है रघुराज सिंह शाक्य, प्रेम सिंह शाक्य और रत्नेश शाक्य, इन तीनों ही शाक्य कैंडिडेट को लेकर काफी मंथन चल रहा है और तीनों ही प्रत्याशियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी तीनों में से किसी एक पर मोहर लगा सकती है, क्योंकि कल नामांकन का आखिरी दिन होगा। 17 को नामांकन का जो आखिरी दिन है और तक इंतजार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अभी पूर्ण रूप से अपने प्रत्याशी की तलाश में ही लगातार जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के डिम्पल यादव ने जो नामांकन दाखिल किया है उसके बाद वह पार्टी कार्यालय पहुंची थी। पार्टी कार्यालय पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं से जो स्वागत समारोह या जो भी सत्कार था उनको रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा किसी तरह के कोई स्वागत सत्कार नहीं होगा, क्योंकि आगामी जो 5 दिसंबर को वोटिंग जो होनी है उस पर आपको सच्ची श्रद्धांजलि करते हुए हमको भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से अपील भी की है और मैनपुरी की जनता से भी। बिल्कुल मुकेश, और ये बात अगर हम आंकड़ों की भी देखें तो 2019 में भारी अंतर से बीजेपी को मात दी थी सपा ने, और बात करें प्रत्याशी की तो प्रेम सिंह को बड़े अंतर से हराया था। तो क्या एक बार फिर से सपा की सरकार बनने वाली है मैनपुरी में? जी बिल्कुल, आमतौर से बात की जाए सपा काफी लंबे समय से सीट पर कब्जा बनाकर बैठी हुई है और जो भी प्रत्याशी आया है, जब भी प्रेम सिंह शाक्य की हो, प्रेम सिंह शाक्य इससे पहले तेज प्रताप यादव के सामने लड़े थे, तब भी उनको हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद मुलायम सिंह के नेताजी के सामने लड़े, तब भी उनको लगभग नेताजी को 93,000 मतों से उनको हरा दिया था। अब देखना यह है कि साथ के जो भी प्रत्याशी, तीनों प्रत्याशियों में से कौन सा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी उभर कर लोकसभा सीट पर उतारती है। बिल्कुल मुकेश, और ऐसे में तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी कि अपर्णा यादव हो सकती है बीजेपी का चेहरा और डिम्पल यादव वर्सेस अपर्णा देखने को मिल सकता है, पर अब इन सभी अटकलों पर मुझे लग रहा है विराम लग गया है। अपर्णा यादव का जो नाम काफी तेजी के साथ चल रहा था, एसपी सिंह बघेल का भी नाम आया था, उसके बाद से जो कई दिग्गजों के नाम भारतीय जनता पार्टी ले रही थी, मगर अब इन सूचियों से सिर्फ 3 नामों को आगे रखा गया है, जिसमें रघुराज सिंह शाक्य सर्वप्रथम है, सेकंड नंबर पर प्रेम सिंह शाक्य और तीसरे नंबर पर रत्नेश शाक्य जो कि कासगंज के रहने वाले हैं और ये बात है जसवंत नगर के रघुराज सिंह शाक्य रहने वाले हैं, जो 2 बार समाजवादी पार्टी से एमएलए भी रह चुके हैं। बिल्कुल मुकेश, और आप जब बता रहे थे तो मैंने सभी नाम को नोट किया और सभी नाम में शाक्य समाज से ही लोग आ रहे हैं। तो क्या शाक्य समाज को इतना ज्यादा महत्व दिया जा रहा है मैनपुरी में? बिल्कुल, क्योंकि ये बात की जाए तो शाक्य का जो वोट बैंक है वो यादव के बाद सेकंड फ्लोर पे वोट बैंक की बात की जाए तो इसमें शाक्य ही प्रत्याशी सपा से फाइट करने के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जाति समीकरणों के आधार पर ही प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी। बिल्कुल मुकेश, और ऐसे में मैनपुरी में फिलहाल लोगों का क्या मानना है, क्या माहौल है मैनपुरी में इस वक्त? लोगों का जब पब्लिक ओपिनियन लिया गया तो उसमें 100% में थे 15 से 25% भारतीय जनता पार्टी बोल रहे हैं, बाकी 75% लोग कह रहे हैं सपा ही जीतेगी। मतलब एंटी इनकम्बेंसी की कोई खतरा भी सपा की तरफ से नहीं देखने को मिलेगा और सपा की जीत शायद हो सकती है। बिल्कुल, पब्लिक चाह रही है कि नेताजी के जो निधन के बाद एक संवेदना जो है आम जनमानस में संवेदना की तरीके से है कि सभी चाहते हैं कि उनकी अभी नेताजी रहे हैं तो उनकी बहू को भी यह कमान सियासी उनको सौंप देनी चाहिए, क्योंकि नेताजी के लिए है और आम जनमानस के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बिल्कुल मुकेश, और आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर अब जो ये खबर सामने आई है कि बीजेपी अब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकते हैं, तो इस रेस में सबसे आगे कौन? आज सूची देर शाम तक संभावित जारी हो सकती है, जिसमें शाक्य की तीनों ही शाक्य जो है प्रत्याशी बनाए गए उनमें से किस पर मोहर लगाती है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल मुकेश, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए मुकेश।
भले ही सरकार अग्निवीर भर्ती में नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर बेहतर प्रयास कर रही हो, लेकिन कुछ अपराधी किस्म के लोग नौजवानों को सपनों को पलीता लगाने से नहीं चूक रहे। मेरठ में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक युवक ने फर्जी फौजी बनाकर अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा पास करने के नाम पर नौजवानों से लाखों रुपए हड़प लिए। जब मामला मेरठ की सदर पुलिस के संज्ञान में आया तो ठगी करने वाले युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो चौंकाने वाली बातें सामने आई। पकड़ा गया युवक आर्मी का जवान था और जवान ही नहीं था, और वो तो आर्मी की ड्रेस पहनकर अग्निवीर सेना में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में पास कराने पर ठगी कराता था और अब तक लोगों से भर्ती के नाम पर 10 लाख रुपए तक की ठगी कर चुका है। यह हैरान कर देने वाला मामला, क्योंकि वहीं सदर पुलिस के साथ साथ सेना की सुरक्षा में सेंध को लेकर आर्मी इंटेलिजेंस ने भी युवक को हिरासत में लेकर अब पूछताछ में लगातार जुट गई है। मेरठ का यह पूरा मामला, जहां पर मेरठ में सेना का फर्जी देखने को मिला। वहीं हापुड़ में कार से युवकों ने किया जानलेवा स्टंट। आपको बता दें, युवकों के स्टंट का अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कार की खिड़की छत पर लटककर स्टंट करते हुए दिखाई दिए ये, और ऐसे में आपको बता दें कि थाना देहात क्षेत्र के मोहल्ला इंद्रगढ़ी का ये वीडियो बताया जा रहा है। युवक को स्टंट करते हुए देखा गया और अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है। कार में युवकों को छत पर और गेट्स पर, गाड़ी के गेट्स पर देखा जा सकता है। देख सकते हैं किस तरह से जानलेवा स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं युवक। जान का कोई खतरा नहीं है इन्हें, न यातायात नियमों का खतरा, न इन्हें कोई खौफ प्रशासन का, न पुलिस का। और वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से वाहन पर, छत पर चढ़कर भी लोग बैठे हुए हैं। हापुड़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार पर जानलेवा स्टंट करते हुए ये युवक दिखाई दे रहे हैं और ना ही कोई प्रशासन का व्यक्ति इन्हें रोक रहा है, ना पुलिस रोक रही है और ना ही इन्हें ही अपने जान का खतरा है। जानलेवा स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी के हापुड़ से पूरा मामला। तो फिलहाल यूपी स्पेशल में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।